हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी जुडिशियल एक्टिविज्म ये जो टर्म है इसके बारे में सुना है, या फिर क्या आपने कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में सुना है? ये जो टर्म्स है इनको हम काफी ज्यादा यूज करते हैं इन द डिस्कशंस जो कि जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं इन रीसेंट टाइम्स। तो रीसेंट टाइम्स में इन दोनों टर्म्स का यूज हमें काफी देखने को मिला है इन डिस्कशंस रिलेटेड टू आवर जुडिशरी। ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं इन्होंने रिवॉल्यूशनाइज किया है हमारी जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है उसको, और उसको ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने और जुडिशियल एक्टिविज्म ने हमारी जुडिशरी की फंक्शनिंग को और ज्यादा बेहतर बनाया है, उसको रिवॉल्यूशनाइज किया है और उसको पीपल फ्रेंडली बनाया है। जो द चीफ इंस्ट्रूमेंट जिससे जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो फ्लरिश हुआ है इंडिया में, वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो चीफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में फ्लरिश हुआ है, और जिसको हम लोग सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं। सब कुछ हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म और क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। व्हाट इज पीआईएल? सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि पीआईएल क्या है या फिर एसएएल क्या है, सोशल एक्शन लिटिगेशन क्या है। हाउ एंड व्हेन डिड इट इमर्ज? और ये कैसे और कब इमर्ज हुआ? अगर हम बात करें तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ में जो एक इंडिविजुअल है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को सिर्फ तभी जब उसके जो वो पर्सनली एग्रीव्ड है, यानी कि उसके राइट्स का जो है वो हनन हुआ है, जब वो व्हेन ही इज विक्टिम, जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तब, ये जब उसके राइट्स जो है उसको वायलेट हुए तब ही कैन एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को। दैट इज टू से एक ऐसा पर्सन जिसके राइट्स जो है वो वायलेट हुए हैं, और एक ऐसा पर्सन जो इन्वॉल्व है किसी डिस्प्यूट में, वो जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि वो कोर्ट में जा सकता है अपनी अपील लेके। ठीक है। अगर ये जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज, इसमें एक चेंज देखने को मिला अराउंड 1979। 1979 में जो कोर्ट ने उस एक ट्रेंड सेट किया जब उन्होंने डिसाइड किया टू हियर अ केस वेयर द केस वाज फाइल्ड नॉट बाय द एग्रीव्ड पर्सन। कोर्ट ने एक ट्रेंड सेट किया तब 1979 में, जब उन्होंने डिसाइड किया एक केस सुनने का जो केस एक एग्रीव्ड पर्सन ने फाइल नहीं किया था बट किसी और ने फाइल किया था ऑन देयर बिहाफ, यानी कि उन एग्रीव्ड पर्संस के बिहाफ पर वो केस किसी और ने साइन किया था, और कोर्ट ने उस केस को सुनने के लिए, मतलब उस केस को जब उस केस को एक्सेप्ट किया और उसको सुना। तो अ, ये जो कंसेप्ट है कि भाई एग्रीव्ड पर्सन ही सिर्फ कोर्ट में जाएगा और वो फाइल करेगा केस, ये अंडरवेंट अ चेंज इन 1979, जब एग्रीव्ड पर्सन ने कोर्ट में केस फाइल नहीं किया बट उनके बिहाफ पे किसी और ने फाइल किया और कोर्ट ने वो केस सुना। ये जो केस है इसने इन्वॉल्व किया है कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें एक पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जो इशू था उससे रिलेटेड ये केस था। और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ही केसेस जो है वो आए सामने, और उनको ही हमने कहा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ठीक है। इसी टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी एक केस लिया अबाउट द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स के राइट्स को लेकर कोई केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, और वो उसने एक्सेप्ट किया। जो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टांस था अबाउट दैट ऑन दैट केस, उसको जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस। कई सारे केसेस के लिए इसने दरवाजा खोल दिया कि हाँ और भी कई सारे केसेस पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो है आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। वेर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे सिटीजन और कुछ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने मांगा जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स और बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ द पुअर। यानी कि कुछ जो एग्जिस्टिंग राइट्स है उनकी प्रोटेक्शन को लेकर, और जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ कंडीशंस को और बेहतर बनाने के लिए उन कुछ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ने और कुछ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजंस ने जो है जुडिशियल इंटरवेंशन की मांग की। ठीक है। फॉर द पुअर, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन से रिलेटेड, एंड मैनी अदर इश्यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के इंटरेस्ट से को, को लेकर कई सारे इश्यूज जो है वो लोगों ने फाइल किए। और ठीक है, PIL has become the most important vehicle of judicial activism।
और जो पीआईएल है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हीकल जो है वो बन चुका है। जुडिशरी जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ट्रेडिशनली कन्फाइंड है टू रिस्पॉन्डिंग टू केसेस ब्रॉट बिफोर इट। जो केसेस उनके सामने लेकर आते हैं जुडिशरी के सामने, वो ट्रेडिशनली कन्फाइंड है कि उन्हीं केसेस से को वो रिस्पॉन्ड करेगी। उन्होंने वो शुरू हो गई कंसिडर करना ऐसे केसेस मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड पोस्टल कंप्लेंट्स, कि अगर किसी ने लेटर के थ्रू कुछ कंप्लेन की है कोर्ट, और वो कोर्ट, अगर वो कंप्लेन कोर्ट्स ने रिसीव किए हैं तो उसी के बेसिस पे वो उन केसेस को पर्टिकुलरली जुडिशरी कंसिडर करने लगी। अगर न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ गई जो कि यहाँ पे प्रिजनर्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे गरीबों के जो उनके राइट्स है वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हीं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही जुडिशरी जो है वो केसेस को कंसिडर करने लगी। Therefore, the term judicial activism became the more popular description of the role of judiciary. Judicial activism जो है, तब से हमको जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिला है, और ये जो रोल ऑफ जुडिशरी का एक ज्यादा पॉपुलर जो है वो डिस्क्रिप्शन बन गया तभी से। अब हमें अब इतना पढ़ के हमें एक आइडिया तो लग गया है कि क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म, पर फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार देख लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम सिंपलर टर्म्स में बात करें तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इज व्हेन जब जजेस जो है वो इंटरप्रेट करते हैं लॉज को और कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसे वे में दैट गोज बियॉन्ड व्हाट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ऑफन टू एड्रेस ब्रॉडर सोशल इश्यूज और टू ब्रिंग अबाउट लीगल एंड सोशल चेंज। यानी कि हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब जजेस जो हैं वो लॉज को, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से इंटरप्रेट करे जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड जो हमारी जुडिशरी का जो रोल है उससे ज्यादा वो आगे जाता है, उससे ज्यादा इट गोज बियॉन्ड दैट। क्योंकि पहले जुडिशरी से वही केसेस एक्सेप्ट करती थी जो उनके सामने आते थे, और जो एग्रीव्ड पर्सन लेकर आते थे वही केसेस वो हियर करती थी। बट उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया, एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे भी अगर कोई केस फाइल कर रहा है, कोई और फाइल कर रहा है पर्सन, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, तब भी वो एक्सेप्ट करेगी, उनको हियर करने लगी, केसेस को एक्सेप्ट करने लगी। और एक टाइम के बाद हमारी जुडिशरी जो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग्स के में जो कुछ अगर कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग्स के बिहाफ पर ही अगर कुछ आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है लोगों को, या प्रिजनर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर जेल में, तो उस बेसिस पे भी जुडिशरी जो है वो जो प्लीज है वो लेने लगी और उन केसेस को एक्सेप्ट करने लगी। तो ये जो है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि ब्रॉडर एज इन लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना इस तरीके से कि वो ब्रॉडर इश्यूज, सोशल इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर सके और लीगल एंड सोशल चेंज लेकर आया जाए हमारी सोसाइटी में। ये अप्रोच इन्वॉल्व करता है कि जजेस जो है वो एक मोर एक्टिव रोल ले इन शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी उनके डिसीजंस के थ्रू, rather than strictly sticking to literal interpretation of laws। यानी कि literal interpretation of laws या जो ट्रेडिशनल जो जुडिशरी जो रहती थी उसका रोल के अलावा एक मोर जो है प्रोएक्टिव रोल जो है हमारे जजेस वो ले रहे हैं, वो उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है इन शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। तो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हमें 1979 के बाद से हमें देखने को मिला, और इसका जो चीफ इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर सोशल एक्टिव लिटिगेशन। ये हमारा जो है उसका चीफ इंस्ट्रूमेंट बना। अब हम देखते हैं कुछ अर्ली पीआईएल्स जो है, जो सबसे स्टार्टिंग की जो अर्ली पीआईएल्स थे वो हम लोग अब देखते हैं। 1979 में न्यूज़पेपर पब्लिश रिपोर्ट्स अबाउट अंडर ट्रायल्स से रिलेटेड न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट पब्लिश करी। कई सारे प्रिजनर्स थे बिहार में जिन्होंने कई सारे ईयर्स जो है वो जेल में बिताए हैं, उनकी जो लॉन्गर देन व्हाट दे वुड हैव स्पेंट इफ दे हैड बीन पनिश्ड फॉर द ऑफेंसेस। मतलब उन्होंने उनको पनिश नहीं किया गया, उन्होंने जो ऑफेंस किया है उसके बिना भी उनको जेल में कस्टडी में रखा जाता है। तो उनको एक्चुअली में जिन्होंने जो क्राइम किया है उसके बिहाफ पे उनको जितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उससे कई ज्यादा साल जो इन्होंने जेल में बिता दिए। जिस भी क्राइम से रिलेटेड उनको अरेस्ट किया गया था उस क्राइम पे जितनी सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा वो जेल में बिता चुके। ये जो रिपोर्ट है प्रॉम्प्टेड एन एडवोकेट टू फाइल अ पिटीशन। इस रिपोर्ट को देखते हुए एक एडवोकेट ने फाइल की एक पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना, इस केस को कंसिडर किया, और ये केस फेमस बन गया एज वन ऑफ द अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था ये केस। और
दिस वाज द हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस। ये जो यही केस था हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार केस। ये बहुत ही ज्यादा फेमस केस है और ये अर्ली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इन 1980। 1980 में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। अ प्रिजन इनमेट ऑफ द तिहाड़ जेल का प्रिजन, वो उसने वो मैनेज किया कि टू सेंड अ स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा अय्यर। जस्टिस कृष्णा अय्यर को एक स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर, मैं कैसे जैसे तैसे करके उन्होंने मैनेज किया कि वो उनको भेज सके ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उस पेपर में उन्होंने नरेट किया कि कैसे उनका फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, वहां पे जितने भी प्रिजनर्स है उनका फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। और जज ने उस स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर को कन्वर्ट किया इनटू अ पिटीशन। उसको पिटीशन में कन्वर्ट किया। दो लेटर ऑन जो कोर्ट है उसने अबेंडन कर दिया द प्रैक्टिस ऑफ कंसिडरिंग लेटर्स। ये जो केस था इसको बोला गया सुनील बात्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1980 का केस है और ये वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक अर्ली एग्जाम्पल है और इस केस का नाम है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जहां पे उन्होंने एक स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर जो है जस्टिस कृष्णा अय्यर को दिया और उन्होंने उसको कन्वर्ट कराया पिटीशन में। भले ही बाद में कोर्ट ने ये प्रैक्टिस अबेंडन कर दी गई हो कि लेटर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट फिर भी ये केस को कंसिडर किया गया और ये जो केस है ये काफी ज्यादा फेमस भी बना। पीआईएल के थ्रू जो कोर्ट है उसने एक्सपेंड किया है आइडिया ऑफ राइट्स। राइट्स के आइडिया को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है। क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एक्सेट्रा, ये सारे जो है राइट्स है फॉर द एंटायर सोसाइटी। ये सभी अब राइट्स बन चुके हैं फॉर द एंटायर सोसाइटी, क्योंकि हमें एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास का जो वातावरण है वो साफ रहे। हम जो पानी हम यूज कर रहे हैं, जो पानी, वो पानी जो है वो अनपॉल्यूटेड रहे। डिसेंट लिविंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये राइट्स बन गए फॉर द एंटायर सोसाइटी। इट वॉज फेल्ट बाय द कोर्ट्स की जो इंडिविजुअल्स हैं एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस wherever such rights were violated। मतलब जो इंडिविजुअल्स है एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का पार्ट होने के नाते उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको न्याय मिल सके, उनको जस्टिस मिल सके। जब भी उनके जो राइट्स है उनका हनन हो या जब भी उनके राइट्स जो है वो वायलेट हो, तब उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जस्टिस की मांग कर सके। सेकेंडली पीआईएल के थ्रू एंड सोशल और सॉरी एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ऑफ द पोस्ट 1980 पीरियड के बाद से जुडिशरी जो है उसने एक रेडीनेस दिखाई है कि वो कंसिडर कर रही है राइट्स ऑफ दो सेक्शंस, ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो कि खुद इजीली जो है कोर्ट में जाके अप्रोच नहीं कर सकते। उनके बिहाफ पे कोई और अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अगर अप्रोच कर रही है कोर्ट्स को, तो उनको भी वो रेडीनेस दिखाया जुडिशरी उन केसेस को एक्सेप्ट करने में और उनको उनकी प्ली को हियर करने में। फॉर दिस पर्पस जो जुडिशरी उसने अलाउ किया पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स को, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को और लॉयर्स को कि वो फाइल कर सकते हैं पिटीशंस ऑन द बिहाफ ऑफ नीडी एंड द डिप्राइव्ड। यानी कि ऐसे लोग जो इजीली अप्रोच नहीं कर सकते जुडिशरी को, उनके बिहाफ पे उन्होंने जुडिशरी ने अलाउ किया है कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो लॉयर्स हैं या जो पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं वो फाइल कर सकते हैं पिटीशन ऐसे डिप्राइव्ड और नीडी लोगों के बिहाफ पर। इसके बाद इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड कि जो प्रॉब्लम्स है गरीब लोगों की वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दोज विच हैव हिदरटू ऑक्यूपाइड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि जो जो प्रॉब्लम्स ने कोर्ट का अटेंशन ऑक्यूपाई किया है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो गरीबों की प्रॉब्लम्स जो है वो अलग होती है और उनको एक अलग तरीके का जुडिशियल अप्रोच चाहिए। अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करें द एडवर्सेरियल प्रोसीजर इन देयर केस, they would never be able to enforce their fundamental rights। उनको कभी भी फंडामेंटल राइट्स उनकी नहीं मिल पाएगी। जस्टिस भगवती इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, इस केस में उन्होंने ऐसा कहा था। जुडिशियल एक्टिविज्म ने का काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर सॉरी। उसने डेमोक्रेटाइज किया है हमारे जुडिशियल सिस्टम को बाय गिविंग नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो ग्रुप्स एक्सेस टू द कोर्ट्स। यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही कोर्ट का एक्सेस नहीं दिया है बट ग्रुप्स को भी एक्सेस प्रोवाइड किया है ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है,
उसने फोर्स किया एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इंश्योर किया है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल रहे लोगों को, और जो पीपल हैं वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके हमारी एग्जीक्यूटिव को, ये इंश्योर किया है। ठीक है। इट हैज ऑल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फेयर एंड फ्री। मतलब इलेक्टोरल सिस्टम को और ज्यादा फ्री और फेयर बनाने की भी कोशिश की गई है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत। जो कोर्ट्स है उन्होंने पूछा है कैंडिडेट से कि जो कंटेस्ट करे इलेक्शंस को, कि वो एफिडेविट्स फाइल करे, उसमें इंडिकेट करे उनके एसेट्स क्या क्या हैं और क्या उनकी इनकम है। उसके साथ साथ अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वो बताएं, ताकि जो लोग हैं वो इलेक्ट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को बेस्ड ऑन एक्यूरेट नॉलेज। मतलब एक अच्छी खासी नॉलेज होने के बाद वो डिसाइड कर सकता है पीपल कि उनको किस रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो इलेक्ट करना है। पर एक नेगेटिव साइड भी हमें देखने को मिला है इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स का, एंड द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी। ये जो प्रोएक्टिव जुडिशरी है, यानी कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये इतने सारे पीआईएल्स फाइल करना, इसका हमें एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिला है। सबसे पहला तो ये है कि उसने ओवरबर्डन कर दिया है कोर्ट्स को, क्योंकि इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कोर्ट्स जो है उनको ओवरबर्डन कर दिया गया है। सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म ने जो ब्लर कर दिया है, एक लाइन है, बहुत ही पतली सी लाइन है डिस्टिंक्शन की बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ऑन द वन हैंड, मतलब एक तरफ अगर हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को रखें और दूसरी तरफ अगर हम जुडिशरी को रखें, तो ये जो लाइन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है, एक डिस्टिंक्शन जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, साथ साथ जुडिशरी के बीच में, इस लाइन को काफी ब्लर कर दिया है। क्योंकि जो कोर्ट है वो इन्वॉल्व हो गया है ऐसे रिजॉल्विंग क्वेश्चंस, जो कि ऐसे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में या फिर ऐसे केसेस को रिजॉल्व करने में जो बिलोंग करता है टू दी एग्जीक्यूटिव। ठीक है। दस फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एयर रिड्यूसिंग एयर एंड साउंड पोल्यूशन, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन और ब्रिंगिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये जो है एग्जैक्टली ड्यूटी नहीं है जुडिशरी की। ये ऐसे मैटर्स है जिनको हैंडल किया जाना चाहिए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर के सुपरविजन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीजें हैंडल करनी चाहिए और उनको सॉल्व करने चाहिए ये सारे मैटर्स, तो ये एग्जैक्टली जुडिशरी को बिलोंग नहीं करते हैं। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने जो है, जो बैलेंस है थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में जो बैलेंस है, जो एक फाइन बैलेंस है, उसको काफी ज्यादा डेलिकेट बना दिया है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस चीज पे बेस करती है कि ईच ऑर्गन ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करेगा पावर और जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर्स। यानी कि एग्जीक्यूटिव को रिस्पेक्ट करना है लेजिस्लेचर की पावर और उसका जुरिस्डिक्शन, और वहीं पे जुडिशरी की पावर और उसका जुरिस्डिक्शन। लेजिस्लेचर को रिस्पेक्ट करना है एग्जीक्यूटिव की पावर जुरिस्डिक्शन, जुडिशरी की पावर और जुरिस्डिक्शन। भाई भाई जुडिशरी को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर की पावर और उसके जुरिस्डिक्शन को, और एग्जीक्यूटिव की पावर और उसके जुरिस्डिक्शन को। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, ये एक फाइन बैलेंस क्रिएट करके रखें अपने बीच में। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, उस प्रॉपर बैलेंस का मेंटेन होना। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसने काफी ज्यादा मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन्स ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उस पे जो है मे बी क्रिएटिंग स्ट्रेन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ये जो फाइन बैलेंस है इसको काफी ज्यादा डेलिकेट बना दिया गया है, और कई सारे ऐसे रोल्स जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को जो है वो परफॉर्म करने हैं, वो भी हमारी जुडिशरी परफॉर्म कर रही है। तो ये एक चीज है, तो ऐसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक ड्रॉबैक है जुडिशियल एक्टिविज्म का और इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल्स फाइल करने का। अब हम बात करते हैं जुडिशरी एंड राइट्स। हमने पढ़ा कि जुडिशरी जो है उसको काफी सारे टास्क दिए गए हैं ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, उसके पास एक टास्क है कि उसको प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स के अधिकारों को, इंडिविजुअल्स के राइट्स को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, दो तरीके प्रोवाइड करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेमेडी कर सकता है द वायलेशन ऑफ द राइट्स। अगर किसी के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे इंश्योर कर सकता है कि वो वायलेशन ना हो आगे। तो इसके लिए दो तरीके जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हुए हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले वो रिस्टोर कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को हमारा सुप्रीम कोर्ट।
बाय इशूइंग रिट्स इशू करके हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकता है। कौन कौन से रिट्स हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर सेकंड में, हेबियस कॉर्पस, वेंडमस, सर्चरराय प्रोहिबिशन, और भी काफी सारे रिट्स हैं, हम चैप्टर सेकंड में पहले इसको देख चुके हैं। आप चाहें तो दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल 32 जो है इस चीज से रिलेटेड है व्हेन इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट, और वहीं पे हाई कोर्ट भी रिट्स इशू कर सकता है। और ये पावर कहाँ से मिली है हाई कोर्ट को? ये पावर मिली है आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। ये कौन से आर्टिकल से पावर मिली है? आर्टिकल 13 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 13 ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो ऐसे किसी भी लॉ जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको वो नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर कर सकता है। उसको किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है और वो फिर नॉन ऑपरेशनल हो जाएगा। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिली है आर्टिकल 13 के तहत। ये जो दोनों प्रोविजंस है, ये दोनों ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टैब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट को एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड। यानी कि ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को जो है स्टैब्लिश करते हैं एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। क्योंकि वो रिट्स इशू कर सकते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिटीजंस के। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर उनको लगता है कि कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि वो इंटरप्रेट करते हैं लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो इंटरप्रेट कर रहे हैं ऑन द। ठीक है, द सेकेंड ऑफ द टू वेज मेंशन अबव इन्वॉल्व्स जुडिशियल रिव्यू। जो सेकंड तरीका इन दोनों में से वो इन्वॉल्व करता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। अभी हमें इतने अच्छे से शायद ये ना समझ में आए, हम इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। Perhaps the most important power of the Supreme Court is the power of judicial review. सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पावर है वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो पावर है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the constitution, such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि वह एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, कि भाई वो कोई भी लॉ जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव ने, हमारे जो लेजिस्लेचर ने वो डिक्लेयर किया है, अगर कोई कोई भी बिल पास किया है तो वो हमारी जुडिशरी चेक कर सकती है कि भाई ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है क्या नहीं। उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है और देखा जा सकता है लॉ की वैलिडिटी। अगर वो लॉ वैलिड है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है तो ठीक है, वो तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनएप्लीकेबल घोषित नहीं करेगी, नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करेगी। बट अगर वो लॉ जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस कंक्लूजन पे आती है अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट कि ये जो लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऐसे लॉ को डिक्लेयर किया जा सकता है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएप्लीकेबल। यानी कि ऐसे लॉज को हमारी सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, और नल एंड वॉइड अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो लॉ फर्दर एक्शन में नहीं रहेगा। जो जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किए गई है। However, the fact that India has a written constitution और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ जो कि जाता है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, ये इम्प्लिसिटली सब सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दे देता है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है ये मेंशन नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सके, तो ये इम्प्लिसिटली सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, as we saw in the section on jurisdiction of the Supreme Court, अगर फेडरल रिलेशंस के केस में बात करें हम तो सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है रिव्यू पावर्स। अगर कोई जो एक पर्टिकुलर लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है
डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर से रिलेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसा लिखा है कि भाई ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया हुआ है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अगर और उन्होंने पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन की गई है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि वो ये जो कोई भी पर्टिकुलर लॉ जो हमारी यूनियन ने पास किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है उससे इनकंसिस्टेंट है या उसके अगेंस्ट जाता है, उसको वायलेट करता है अगर ये लॉ, तो उस लॉ को भी वो रिव्यू कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और इसको भी स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक लॉ बनाती है जो कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग कंसर्न करता है एक ऐसे सब्जेक्ट को जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, तो स्टेट्स के जो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर सुप्रीम कोर्ट उनसे एग्री करता है तो उस लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हेल्थ है बेसिकली वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, हेल्थ स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। अब अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सेंटर है वो एक ऐसे वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो लॉ बना दे, और हमारे स्टेट्स क्योंकि वो स्टेट लिस्ट के आता है तो कुछ स्टेट्स को उससे दिक्कत हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए कि भाई ये तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो फिर ये यूनियन ने, ये सेंटर ने इस पे लॉ कैसे बनाया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस बात से एग्री करे कि हाँ आपकी बात तो सही है भाई, ये तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो फिर सेंटर ने इस पे लॉ कैसे बना दिया, तो फिर वो उस लॉ को जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। जो रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो इंक्लूड करती है पावर कि वो रिव्यू कर सकते हैं लेजिस्लेशंस को, यानी कि लॉस को, ऑन द ग्राउंड की वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, या फिर ऑन द ग्राउंड की वो वायलेट करते हैं फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ पावर्स का कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, उस फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को वायलेट करते हैं, तो कर रहे हैं, तो इन दोनों ग्राउंड्स पे जो है वो किसी भी लेजिस्लेशन को रिव्यू कर सकता है। जो रिव्यू पावर है वो ऐसे वो एक्सटेंड करती है लॉस पे जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किए उन पे भी, क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी ऐसे लॉ पे ऐसे क्या बोलते हैं लिस्ट पे लॉ बना दिया है, अगर यूनियन ऐसा किसी टॉपिक पे लॉ बना दिया है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, जैसे कि डिफेंस की बात करें अगर हम, तो डिफेंस जो है वो हमारी यूनियन लिस्ट में आता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर स्टेट ने अगर उस डिफेंस के ऊपर लॉ बना दिया है, तो फिर जो है वो अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है, और हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ भाई ये तो डिफेंस के अंदर, ये तो डिफेंस जो है ये तो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, तो फिर स्टेट ने इस पे लॉ कैसे बना दिया, तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर वो लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ये जो रिट पावर्स है और ये जो रिव्यू पावर है कोर्ट की, ये जुडिशरी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। इन पर्टिकुलर जो रिव्यू पावर है इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉज को जो कि लेजिस्लेचर ने पास किए हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो फीचर ये इनेबल करता है जुडिशरी को कि वो प्रोटेक्ट करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिवली, और वो प्रोटेक्ट करे राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करे और सिटीजन्स के अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करे। ये जो प्रैक्टिस है ऑफ एंटरटेनिंग पीआईएल्स, ये इसने और ज्यादा ऐड कर दिया टू द पावर्स ऑफ द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पीआईएल्स की जो ये प्रैक्टिस है, इसने और ज्यादा पावर दे दी है हमारी जुडिशरी को। आप क्या आप जानते हैं कि हमने चैप्टर ऑन राइट्स जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था, हमने मेंशन किया था राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये जो राइट है ये प्रोहिबिट करता है फोर्स लेबर को, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश, और प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस जॉब्स या हजार्ड ऐसी इंडस्ट्रीज में जो कि काफी ज्यादा हजार्डियस है चिल्ड्रन के लिए, उनकी हेल्थ को लेके, तो इस चीज को लेके जो है उनका जो एम्प्लॉयमेंट है बच्चों का ये प्रोहिबिट करता है, ये जो ठीक है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है, ठीक है।
पर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड दोज जिनका राइट्स वायलेट हो रहा है वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। अगर कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको एम्प्लॉय किया गया है, जैसे कि मान लो पटाखे बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसमें अगर एम्प्लॉय कर दिया है चिल्ड्रंस को, चिल्ड्रन को सॉरी बच्चों को अगर उसमें एम्प्लॉय कर दिया है, तो कैसे ये इंश्योर किया जाए कि अगर उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, अगर सच में उनको अगर उनको ऐसे हजार्डियस जॉब्स में काम करना पड़ रहा है, उनको ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में उनको काम करना पड़ रहा है, तो कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। तो जो पीआईएल और जो जुडिशियल एक्टिविज्म ने इसको काफी पॉसिबल बनाया है कि वो कंसिडर कि जो हमारा कोर्ट है वो कंसिडर कर सकता है दीज वायलेशंस, यानी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो पब्लिक स्पिरिटेड पीपल हैं, वो खुद से जा सकते हैं, वो जाते हैं, पीआईएल फाइल कर सकते हैं किसी भी और कोर्ट जो है उस पर एक्शन लेगा। पीआईएल फाइल कर सकते हैं कि भाई इस यहाँ पे कुछ कुछ कई बच्चों को जो है वो फोर्स लेबर कराया जा रहा है उनसे, या उनको पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में उनको उनको काम बना कराया जा रहा है, या जो भी है, तो फिर तो हमारे जो कोर्ट है वो कंसिडर कर सकते हैं ऐसे केसेस को। द ब्लाइंडिंग ऑफ द जेल इनमेट्स बाय द पुलिस, पुलिस ने जो जेल में जो प्रिजनर्स थे उनको उनको अंधा कर दिया था। इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस इन स्टोन क्वेरीज, यानी कि जो ईंट के जो भट्टियां रहती है, वो जो इंडस्ट्रीज वगैरह फैक्ट्रीज रहती है जो ईंट का जो जो काम करती है, उसमें जो वर्किंग कंडीशंस रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन रहती है। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, और ये कई सारी जो चीजें इनको लेके जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच कर सकती है कोर्ट को, पीआईएल फाइल कर सकती है, और इस तरीके से इन लोगों को ये जो विक्टिम है, बेसिकली जो एग्रीव्ड पर्सन है, इनको न्याय मिल सकता है। ये जो ट्रेंड है इसने बनाया है कि जो राइट्स जो हैं वो रियली मीनिंगफुल रहे, वो राइट्स को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाया है गरीब लोगों के लिए और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए, जो खुद से अप्रोच नहीं कर सकते कोर्ट को, उनके बिहाफ पे कोई और जा रहा है और फिर जो उनके लिए लड़ रहा है, तो कोर्ट्स उनको एक्चुअल में जो है वो उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये पीआईएल फाइल करने का, इसने काफी ज्यादा मीनिंगफुल बना दिया है लॉज को, राइट्स को, जो कि लोगों के लिए और डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए उसको और ज्यादा मीनिंगफुल बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आई होप दैट यू लाइक्ड माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।